दोस्तों, हमारी पृथ्वी की तरह हमारा सूर्य भी घूर्णन करता है। हमारी पृथ्वी की तरह हमारा सूर्य भी परिक्रमण करता है, यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करता है। किसका रिवॉल्यूशन करता है? तो हमारा सूर्य घूमता है आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ। हमारा सूर्य परिक्रमण करता है आकाश गंगा के केंद्र का। दोस्तों, हमारे सूर्य में भी पृथ्वी की तरह अलग अलग परतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य पृथ्वी की तरह ग्रह हो गया। हमारा सूर्य एक तारा है, एक ऐसा तारा जिसमें हमारे सौर मंडल का 99% द्रव्यमान समाहित है, और इसीलिए हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य का परिक्रमण कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं सूर्य नामक इस तारे की, तो ये हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। दोस्तों, इस सूर्य में इतने रहस्य हैं जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए भारत ने आदित्य L1 और नासा ने पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशनों को भेजा है। और भी कई देश हैं जिन्होंने सूर्य के बारे में जानने के लिए बहुत से मिशन भेजे, और इन मिशन के परिणाम स्वरूप हमें सूर्य के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है। ये सारी जानकारियां हमें कैसे मिली हैं, ये सारी जानकारियां क्या हैं, ये आपका जानना जरूरी है। तो चलिए आज मेरे यानी कि अपूर्वा राजपूत के साथ सूर्य के सफर पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सूर्य की भी अलग अलग परतें हैं। तो दोस्तों, हमारे सूर्य में सबसे भीतरी परत जो है उसे हम कहते हैं सूर्य का क्रोड। अंग्रेजी में जिसे कोर कहते हैं, इसी को हम हिंदी में क्रोड लिखते हैं। ये वही परत है जहां पर नाभिकीय संलयन होता है। संलयन आप जानते हैं, किसी भी तारे में नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। तो सूर्य का क्रोड ही वह परत है जहां पर नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाहर जो परत है वो है रेडिएटिव, और बाहर जो परत है वो है कन्वेक्टिव, और फिर है फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। जब आप सूर्य को अपनी नग्न आंखों से सामान्य रूप से देखते हैं तो आपको सूर्य की जो परत दिखाई देती है वह यही है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। इसी में सनस्पॉट जैसी घटनाएं हमें दिखाई, सनस्पॉट जैसी चीजें हमें दिखाई देती हैं। उसके बाहर है क्रोमोस्फीयर यानी कि आभामंडल, और सबसे बाहरी परत है हमारी कोरोना। दोस्तों, इसका नाम कोरोना वायरस पे से नहीं रखा है, इसका नाम हमेशा से कोरोना ही है। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है ये केवल और केवल ग्रहण की स्थिति में देखी जा सकती है। तो ये सूर्य की अलग अलग परतें हैं। अब जानना शुरू करते हैं कि हमारा सूर्य घूर्णन और परिक्रमण कैसे करता है। दोस्तों, हमारे सूर्य के बारे में इससे पहले कि मैं आपको सनस्पॉट पढ़ाऊं एक चीज बताती हूँ। दोस्तों, हमारा जो सूर्य है इसके पास खुद की एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे सूर्य के पास एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है। जैसे पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वैसे सन की भी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी कि जिसके पास भी क्रोड होता है ना अच्छी मात्रा में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप सीखोगे कि कैसे क्रोड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि सन के पास अपना खुद का क्रोड है और वो क्रोड काफी वार्म है, हॉट है। उसकी वजह से सूर्य के पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्विस्ट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। अब कैसे घूमती है? ये मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए घूमती है क्योंकि सूर्य घूमता है, क्योंकि सूर्य घूर्णन करता है। सूर्य घूर्णन करता है, सन रोटेट करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी घूमती है। क्या बात कर रही हूं मैडम, सन रोटेट करता है मतलब सही में? हाँ, सन रोटेट करता है। दोस्तों, दो चीजें सुनते हो आप, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन और रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण। इधर देखो, ये पृथ्वी है। अभी हम पृथ्वी के बारे में भी देख लेंगे। ये पृथ्वी ऐसे घूमती है अपने ही अक्ष पे, इसे कहते हैं रोटेशन, इसे कहते हैं घूर्णन। और ऐसे घूमते घूमते ही ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसे कहते हैं परिक्रमण। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं परिक्रमण।
ये होता है रिवॉल्यूशन और ये होता है रोटेशन। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? आपने किसी मंदिर के परिक्रमा दिए हैं? किसी मंदिर के चारों ओर घूमे हो? वो क्या है? वो क्या है? वो है दोस्तों परिक्रमण। वो है परिक्रमण। हाँ, वो है रिवॉल्यूशन। वो है रिवॉल्यूशन। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। और एक होता है रोटेशन। ये मैं ऐसे घूम रही हूं, अपने ही स्थान पे घूम रही हूं, दिस इज व्हाट, ये है रोटेशन। ये क्या है? घूर्णन। तो हमारी पृथ्वी दोनों चीजें साथ में करती है। क्या सूर्य भी रोटेट करता है? जी हाँ, सूर्य भी घूर्णन करता है। सूर्य भी सीधा नहीं रहता, सूर्य भी अपनी प्लेस पे ऐसे 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 घूमता रहता है। अब सूर्य अपनी प्लेस पे घूमता रहता है, तो इसके और पृथ्वी के घूमने में अंतर है। क्या अंतर है? आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। जो सूर्य है रिवॉल्यूशन भी करता है श्वेता। जो सूर्य है वो गैस का गोला है, वो गैस से बना है। और जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सॉलिड है, वो ठोस है। तो ठोस में और गैस में तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है मेरे दोस्तों? जब ये घूमती है ना कोई भी ठोस चीज, तो ऐसे घूमती है। जैसे मैंने यहां पे इसको ऐसे थोड़ा सा घुमाया, ऐसे सेम स्पीड से वो नीचे ऊपर घूम रही है, एक साथ घूम रही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड कहते किसे हैं? सॉलिड का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी अणु हैं, जितने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एक दूसरे से एक मजबूत परमाणु बल के साथ बंधे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है? सॉलिड है, ठोस है। ठोस का मतलब ये होता है कि सारे अणु एक साथ बंधे हुए हैं। जैसे यहां घूमा तो सारे अणु एक साथ घूम गए, क्योंकि ये सॉलिड है, एक साथ घूम रही है पूरी पृथ्वी। लेकिन सूर्य ठोस नहीं है, सूर्य के ऊपर ऐसी चट्टाने नहीं है। सूर्य क्या है? एक गैस का गोला है। सूर्य क्या है? गैस का गोला है। सूर्य गैस और प्लाज्मा का गोला है। मैडम प्लाज्मा क्या होता है अब भी बता रही हूँ। सन इज अ बॉल ऑफ गैस एंड प्लाज्मा। इसीलिए क्या होता है, जब सूर्य घूमता है ना, तो वो पृथ्वी और चंद्रमा जैसे नहीं घूम पाता, बल्कि बल्कि ये कुछ अलग ही तरीके से घूम रहा होता है। नीचे वाला हिस्सा ये बहुत तेजी से घूम रहा है, ये हिस्सा उससे ज्यादा तेजी से घूम रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा और तेजी से घूम रहा है। गैस है ना, गैस के सारे अणु एक दूसरे से उतनी मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने पैरों को ऐसे पूरा रोटेट करके घूमती हूँ, तो मेरे पैर घूमते हैं, तो मेरे कंधे भी घूम जाते हैं, मैं ऐसे पूरी घूम रही हूँ। लेकिन आपने देखा होगा ना, कई अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं, जैसे वो ऐसे बैठे रहते हैं और अपना ऐसे घुमा लेते हैं पूरा। कई डांसर्स होते हैं ना, तो खड़े खड़े अपना शरीर घुमा लेते हैं। लेकिन जब अपन जैसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, मैं तो पैर घुमाऊंगी तो पूरी घूम जाऊंगी। तो वैसे ही क्या होता है, जो पृथ्वी है ना, वो क्या करती है? पूरी एक साथ घूमती है। लेकिन सूर्य एक गैस का गोला है। सन इज अ बॉल ऑफ गैस। तो क्या होता है, सूर्य जब घूमता है ना मेरे दोस्तों, तो पूरा एक साथ नहीं घूमता, अलग अलग स्पीड से घूमता है। उसका इतना हिस्सा अलग स्पीड से घूम रहा है, उसके ऊपर अलग स्पीड से, उसके ऊपर अलग स्पीड से, अलग अलग स्पीड से घूमता है। अब क्योंकि ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, तो ये कैसे होता है दोस्तों? इक्वेटर, ये जो शब्द होता है ना इक्वेटर, जिसे कहते हैं भूमध्य हिंदी में। भूमध्य या इक्वेटर का मतलब क्या होता है? बीच में। चलो, तो अब आप लोग देख सकते हो कि भूमध्य का मतलब क्या होता है, इक्वेटर का मतलब क्या होता है? बीच वाला हिस्सा। दोस्तों इक्वेटर का मतलब ही होता है मध्य भाग।
तो जैसे पृथ्वी का इक्वेटर है वैसे सूर्य का भी इक्वेटर है। ये रेड लाइन दिख रही है तुम्हें बीच में, ये सूर्य का इक्वेटर है, मतलब बीच वाला हिस्सा, कुछ नहीं, इक्वेटर मतलब ये जो पूरा गोला है इसके बीच का हिस्सा। तो सूर्य सबसे ज्यादा स्पीड से घूमता है बीच वाले हिस्से में, सूर्य सबसे ज्यादा स्पीड से घूमता है बीच वाले हिस्से में। यहां पर वो लगभग लगभग 24 दिनों के आसपास, हिंदी में लिखा है नीचे, लगभग लगभग 24 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने का मतलब होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, इसको मैं तुम्हारे सामने से गुजार रही हूं। देखो अभी मैं इसका एक चक्कर पूरा कराऊंगी। इंडिया को देखना स्टार्ट किया। अब क्या होता है ना, ये ऐसे 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 घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, 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 और दोबारा आपके सामने घूम के इंडिया आया। इसको कहते हैं एक चक्कर लगाना, है ना। तो अर्थ को ऐसा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसे कहते हैं घूर्णन, रोटेशन। तो अर्थ को ऐसा एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? लगभग 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। जब भी 24 घंटे लिखो तो लगभग लिखा करो, क्योंकि एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं लगते, आगे की क्लास में देखोगे कि कितनी देर लगती है, लगभग 24 घंटे। अब दोस्तों हमारा जो सूर्य है इसे अपने अक्ष पर घूमने में कितना वक्त लगता है? सूर्य को इक्वेटर के पास घूमने में लगते हैं 24 दिन, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो वैसे वैसे घूमने की जो स्पीड है वो धीमी हो रही है, घूमने की जो स्पीड है ना वो धीमी हो रही है। किसकी? सन की। ऊपर जा रहे हो, यहां रोटेशन हो रहा है 26 में, और ऊपर आ रहे हो 28 में, और ऊपर आ रहे हो 35 दिन के आसपास। तो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों भूमध्य रेखा से ध्रुव, ये समझते हो, इनको पोल्स कहते हैं, पोल समझते हो, ये पोल है, ये पोल है। तो अब आप देख सकते हो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो सन के रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो रही है, इक्वेटर पे बड़ी तेजी से घूम रहा है, 24 दिन में एक चक्कर पूरा कर ले रहा है, और ऊपर गया 26 दिन लग रहे हैं, और ऊपर गया 28 दिन लग रहे हैं, और ऊपर 31 दिन यहां भी, और इस एरिया पे घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 35 दिन, 35 दिन। तो क्योंकि जो सूर्य है ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, क्योंकि वो गैस का गोला है प्रियंका, इसलिए अलग अलग स्पीड से घूमता है। अब क्योंकि ये जो सूर्य है ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, इसीलिए दोस्तों इसकी जो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, ये दिख रहा है तुम्हें कैसे सूर्य, कैसे ब्लू कलर से, ये ब्लू लाइनें तुम्हें समझाने के लिए बनाई गई हैं, ये ब्लू लाइंस तुम्हें समझाने के लिए बनाई गई हैं कि यहां देखो, ये वाला जो है ये एरिया, यहां पे सूर्य बहुत तेजी से घूम रहा है, यहां उसकी स्पीड कम है ना, नीचे और पोल्स के पास आ रहे हैं और स्पीड कम हो रही है। तो आप लोगों को क्या देखना है? आपको ये देखना है कि सन के रोटेशन की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, सन के रोटेशन की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। और क्योंकि सन के रोटेशन की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है मेरे दोस्तों कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो घूम रही है, सन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो घूम रही है। अब क्योंकि सन के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रही है, इसीलिए आप क्या देख रहे हो, इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। आपको इतना पल्ले पड़ा कि सन के रोटेशन की स्पीड कम ज्यादा है। होता ये है, आप अपनी बॉडी को सन से कंपेयर मत करो, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था। सन एक गैस का गोला है,
और हम लोग सॉलिड हैं, हमारे शरीर में हड्डी और मांस है, हमारा घूमना और सूर्य का घूमना अलग अलग है। वो सूर्य है, उसके अंदर प्लाज्मा भरा है, हमारे अंदर खून भरा है। हमारी पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं, मतलब 200 किलोमीटर तक, उसके नीचे मेंटल और क्रोड, ये सूर्य है, ये गैस का है। ठीक है, तो हमें अभी तक इतनी जानकारी है कि जो सूर्य है यह जब घूर्णन करता है तो अलग अलग तरीके से करता है, अलग अलग तरीके से करता है। नहीं, वो प्लेटलेट होते हैं श्वेता, प्लाज्मा क्या होता है बता रही हूं। अब आपको ये देखना है, ये जो तुम लोग खुद ही खुद में सोच रहे हो ना कि बीच में तेजी से क्यों घूम रहा है, ध्रुवों के पास धीमा क्यों घूम रहा है, ये मत सोचो, क्योंकि इसकी जानकारी आज तक हमारे साइंटिस्ट को भी नहीं है। ठीक है, सूर्य के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, ये भी अभी 20-25 साल पहले पता चली है, 20-30 साल पहले, कि सूरज कैसे घूमता है। तो ये देख लो मेरे दोस्तों, कि सूर्य के घूमने की स्पीड बीच में ज्यादा होती है और उसके आसपास कम होती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही हैं कि सूर्य के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सूर्य के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो रही है, ये आगे पीछे हो रही है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल रही है। कपड़े को जब हम लोग धो करके डालते हैं तो उसको ऐसे ऐसे स्क्वीज करते हैं, इसे निचोना कहते हैं। जैसे कपड़ा है, इसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ पे अलग स्पीड से, यहाँ पे अलग स्पीड से, तो भले एक ही दिशा में हो, हम लोग तो इसको अलग अलग दिशा में करते हैं कि इसको इस दिशा में एक ही स्पीड में हो, एक ही दिशा में हो, पर हम उसको ऐसे घुमाएं तो उसके अंदर से पानी निकलता है। समझ में आ रहा है क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके बीच का जो स्पीड है वो अलग अलग हो गई है। वैसे ही सन के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, सन के अंदर बहुत सारी चुंबकीय शक्ति है, ये चुंबकीय शक्ति बाहर आने को आतुर हो जाती है। क्यों, क्योंकि सूर्य जब घूमता है तो अलग अलग स्पीड से घूमता है। सूर्य का असमान गति से घूमना ही, मेरी बात सुनो, यहां पर तुम्हें ये जो अजीबोगरीब चीजें लग रही हैं, इसलिए कोई एजुकेटर ऐसे टॉपिक्स को नहीं छूता। मैं हिमाकत करती हूं क्योंकि मैं तुम्हें उतना बताती हूं जितना साइंटिस्ट ने खोजा है। मैंने आपसे 2-3 बातें कही। पहली बात, हमारा सन रोटेट करता है। अगर हमारा सन रोटेट नहीं भी करता ना, तो भी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसके पास है। अगर वो रोटेट ना करे, सीधा बैठा रहे ना, तो भी उसके पास खुद की चुंबकीय शक्ति है। लेकिन उसके पास चुंबकीय शक्ति भी है और वो घूमता भी है। घूमने की वजह से ये चुंबकीय शक्ति बाहर निकलती है, जैसे कपड़े को निचोने से उसका पानी निकलता है बाहर। वो चुंबकीय शक्ति ऐसे होती है, दिख रहा है तुम्हें, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, क्योंकि ये असमान गति से घूम रहा है, नीचे अलग स्पीड से, बीच में अलग स्पीड से, ऊपर अलग स्पीड से, तो अलग अलग स्पीड से घूमने की वजह से इनके बीच की जो चीजें हैं वो बाहर निकलना चाहती हैं, मतलब इनके अंदर जो चुंबकीय शक्ति है वो बाहर निकल रही है। यस अनुराग, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। क्योंकि वो जो सन है वो अलग अलग स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आने को आतुर होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती भी है। चलो, हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, हमारे सन का रोटेशन। क्या हमारा सन रोटेट करता है कि नहीं, अभी बताओ, जस्ट समराइज कर रहे हैं, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, करता है। हमारा सन कैसे रोटेट करता है, अलग अलग स्पीड से, भूमध्य रेखा के पास। शालिनी, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दे रही हूं, रुक जाओ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लिया था तुम्हारा प्रश्न। भूमध्य के पास, भूमध्य रेखा के पास एक बीच में लगभग कितने दिन लगते हैं उसको, लगभग 24 दिन। और जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हैं, दोनों साइड जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं,
वहां पे उसको लगभग 35 दिन लगते हैं, और ये जो टाइम है ये बढ़ता जाता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में। ये चीज हम लोगों ने देखी। अब हमारा जो सन है, हमारा जो सन है वो वास्तव में है क्या? एक प्लैनेट है क्या? नहीं, एक स्टार है, एक स्टार है। हमारे सन की कितनी लेयर्स हैं? 6 लेयर है, 6 लेयर है। हमें पृथ्वी से जो नग्न आंखों से दिखती है वो कौन सी लेयर है? हम अर्थ पे बैठे रहते हैं और हमें यहां से जो लेयर हमेशा दिखती है जब ग्रहण व्रहण नहीं होता, विष्णु प्रिया, नॉर्मली जब ग्रहण व्रहण नहीं होता, जैसे अब भी बाहर निकल जाऊं, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। और हमारा सूर्य इस तरीके से जब घूर्णन करता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। ये एज एन एवरेज हम उसको 27 दिन कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे 24 दिन, यहाँ पे 35 दिन, तो हम कह देते हैं एज एन एवरेज 27 दिन के आसपास लग रहा है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में। क्योंकि ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, इसीलिए इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बाहर आती है। ये अलग अलग स्पीड से घूमता है, इसलिए वो ट्विस्ट कर जाती है। वो क्या कर जाती है? वो ट्विस्ट करने लगती है इस तरीके से। जो आपको ऊपर चित्र दिख रहा है ना, दिशा एक ही है, दिशा एक ही है, लेकिन लेकिन आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर कम रह जाती है। इसकी वजह से अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर आने लगती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बाहर आती है। यहाँ देखो, वो मैग्नेटिक शक्ति कुछ ऐसे बाहर आती है, और ये मैग्नेटिक शक्ति हमेशा लूप में बाहर आती है। ये मैग्नेटिक शक्ति हमेशा एक लूप में बाहर आती है। लूप में मतलब एक साइड से बाहर निकलती है, दूसरी साइड से। सना, ऐसा पेपर में मत लिखना बहन, ठीक है? ये मैंने तुम्हें समझाया, पेपर में इतना डीप में पूछेगा भी नहीं है, तुम लिखना भी मत। तो यूपीएससी वाला बोलेगा व्हाट इज द मीन ऑफ निचोड़ना। ऐसा कुछ नहीं होता सपना। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से बाहर निकलती है, बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ। अब आप लोग ये देखो, नेवर एवर विष्णुप्रिया। अब आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये इस तरीके से निकल रही है और ये दूसरी जगह वापस जा रही है। एक साइड से निकल रही है, दूसरी साइड वापस जा रही है। ये ऐसे ही होती है, ऐसे। क्योंकि सूर्य आग के गोले जैसे धधकता है। अब धधकने में क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कैसे धधकता है। जैसे आप लोगों ने जो स्पीकर देखा है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पे धधकता है ना, वैसे ही आप लोग क्या देखते हो, वैसे ही आप लोग देखते हो कि यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और दूसरी साइड अंदर चली जाती है, और ऐसे दूसरी साइड अंदर चली जाती है। अब ये जहां से निकल रही है वो है सनस्पॉट, वो है सनस्पॉट। अच्छा, हाँ, लुक एट हियर। सनस्पॉट वो क्षेत्र है जो सूर्य की सतह पर काले रंग के दिखाई देते हैं। ये काले दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ये ठंडे होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होते हैं। पानी ऊपर उठता नीचे आ जाता है ना, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उठती है और सन के ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाती है वापस। Sunspots are the area that appear dark on the surface of sun. They appear dark because they are cooler than other parts of sun's surface. हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो और समझ के पढ़ो।
सेम डायरेक्शन में मुस्कान, ऊपर और नीचे सेम डायरेक्शन में घूमता है। अपन जो कपड़े निचोते हैं उसमें अलग अलग डायरेक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में घूमता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो सन स्पॉट है ये हमें ऐसे काले रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सूर्य की बाकी सतह की अपेक्षा कैसे होते हैं, ये सूर्य की बाकी सतह की अपेक्षा थोड़े से ठंडे होते हैं, दे आर कूलर। अब ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ये उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है। ये उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इतने मजबूत होते हैं कि सूर्य के भीतर की कुछ गर्मी को सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। These magnetic fields are so strong that they keep some of heat within the sun from reaching to the surface. ये जब निकलते हैं फोटोस्फीयर में श्वेता, ये जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो ये जिस क्षेत्र से निकलती है, जब ये खुद निकलती है उस समय वो जो एनर्जी निकल रही है वो तो बहुत गर्म है, लेकिन जिस जगह से ये निकली, जिस जगह से ये निकली वो काली पड़ जाती है। और वो काली क्यों पड़ जाती है, वो काली इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वहां से पूरी एनर्जी निकल के चली गई। बिल्कुल वैसे जैसे रोटी के तवे पर पानी छिड़कने से जिन क्षेत्रों में तुमने पानी छिड़का था वो उतना हिस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, रोटी का जो तवा है जब वो पूरी रोटियां बन जाती हैं उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, तो जैसे ही आपने पानी छिड़का, जैसे ही आपने पानी छिड़का तो कुछ सेकंड के लिए वहां से ऐसे धुआं निकलता है, बहुत तेज गर्मी निकलती है ना, लेकिन उसके बाद वो जो एरिया है वो कुछ मिनटों के लिए ठंडा हो जाता है। बाकी सतह की अपेक्षा वो एरिया ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यही है सूर्य कलंक। Sunspot form when concentration of magnetic field from deep within the sun well up to the surface. They consist of ये इतना डीप नहीं रहने देना। सपना जी, ये जो आखिरी की 2.5 लाइनें हैं ना जिनका मैंने हिंदी नहीं किया उनको रहने देना, क्योंकि वो बहुत डीप में है। वो आपको ये बता रहा है कि सन स्पॉट का जो बीच का हिस्सा है उसे उम्ब्रा कहते हैं और आसपास के हिस्से को पेनुम्ब्रा कहते हैं। मत जाना इतना डीप में, और जाओगी भी तो जब मैं ग्रहण पढ़ा दूंगी उसके बाद ये शब्द तुम्हें समझ में आएंगे, इसलिए वो मैंने हिंदी में नहीं लिखे। जितना हिंदी में लिखा है उतना पढ़ लीजिए। चलिए, क्योंकि अगर हम सोलार एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे ना तो मैं 60 साल की हो जाऊंगी, तुम सब 50 साल के हो जाओगे, लेकिन सोलर एस्ट्रोनॉमी खत्म नहीं होगी। इसलिए जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है उतना हमें आज की क्लास में और मंडे की क्लास में सिर्फ आदित्य L1 मिशन कंप्लीट करना है। हमारे पास मुश्किल से सिर्फ 2.5-3 घंटे हैं। अब क्या होता है ना दोस्तों, अब क्या होता है, ये जो सनस्पॉट है, ये जो सनस्पॉट है, आपने क्या देखा, इनके बारे में आपको क्या पता चला? नहीं दिखते विकास। ये जो सनस्पॉट है ये सूर्य उपस्थित डार्क रीजन है, काले धब्बे हैं, काले धब्बे हैं। और ये काले धब्बे क्यों है, ये काले धब्बे क्यों है? ये काले धब्बे इसीलिए हैं क्योंकि सूर्य की बाकी सतह की अपेक्षा ये ठंडे होते हैं। ये सूर्य की बाकी सतह की अपेक्षा ठंडे होते हैं। रोहित जी कुछ दिन गुजारिए क्लास में, एक पूरा चैप्टर होगा आपका ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। जिस दिन हम आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको अरोरा पढ़ाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इनका तापमान बाकी सतह की अपेक्षा ठंडा होता है, और क्योंकि इनका तापमान बाकी सतह की अपेक्षा ठंडा होता है इसलिए आप लोग कैसे देखते हो,
इसलिए आप लोग कैसे देखते हो कि इनको थोड़ा सा ये आपको काले दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही सना, बिल्कुल सही। और इन सन स्पॉट्स में से क्या निकल रही होती है? इन सन स्पॉट्स में से चुंबकीय शक्ति निकल रही होती है, चुंबकीय तरंगे, मैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं। और ये मैग्नेटिक वेव्स लूप में होती हैं, एक साइड से निकलती हैं, दूसरी साइड घुस जाती हैं, एक साइड निकलती है, दूसरी साइड घुस जाती हैं। इसलिए सन स्पॉट्स भी आपको जोड़े में मिलते हैं। सन स्पॉट का आकार निश्चित नहीं होता, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। सन स्पॉट का स्थान निश्चित, मतलब फोटोस्फेयर पे है, पर फोटोस्फेयर में निश्चित नहीं है कि कहां पे मिलेंगे, हमेशा इक्वेटर पे, पोल्स के पास, हर जगह मिलते रहते हैं। अब दोस्तों, ये जो सन स्पॉट है, इनकी संख्या एक बार बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद ये संख्या कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, फिर से बढ़ना शुरू होती है। जैसे आप मान के चलो कि अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सन 2000 में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, दी मैक्सिमम सन स्पॉट ऑन द सन। दोबारा से बहुत ज्यादा सन स्पॉट कब बनेंगे? 2011 में, मान के चलिए। ये मैं फिक्स नहीं बता रही हूँ, फिक्स अभी स्लाइड से पढ़ के बताऊंगी। 11 साल के अंतर पे हर 11 साल में एक बार तुम्हें सूर्य में सन स्पॉट बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। एक बार तुम्हें सन स्पॉट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, अब मान के चलो अगले 11 साल बाद तुम्हें फिर से सन स्पॉट और ज्यादा दिखेंगे, फिर अगले 11 साल बाद फिर से और बहुत ज्यादा दिखेंगे, फिर अगले 11 साल बाद 11 ईयर्स बाद और ज्यादा दिखेंगे, मतलब फिर से ज्यादा दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, नासा ने अपनी वेबसाइट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, व्हाई द सोलर साइकिल टाइम पीरियड इज अप्रॉक्स 11 ईयर इज नॉट क्लियर टू आवर साइंटिस्ट, बट उन्होंने साफ लिखा है कि ये समय अवधि संपूर्ण 11 वर्ष की क्यों होती है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरीके से नहीं खोज पाए हैं। परंतु हमारे वैज्ञानिकों का मानना यह है कि 11 सालों में क्या होता है, धीरे धीरे जो प्लाज्मा है, सूर्य जो है वो गैस और प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा क्या होता है अब भी बता रही हूँ। जो प्लाज्मा है वो भूमध्य रेखा के पास इकट्ठा होने लगता है। लगभग 11 साल की अवधि में जो प्लाज्मा है वो भूमध्य रेखा के पास पहुंचने लगता है, बहुत सारा, और उतना सारा प्लाज्मा निकलने की कोशिश करता है, इसलिए 11 साल की अवधि में ज्यादा सनस्पॉट दिखाई देते हैं। ये उनका हाइपोथेसिस है, ये साइंटिस्ट का अंदाजा है। वास्तव में 11 साल क्यों लगते हैं, इसका प्रमाणित उत्तर उन्हें नहीं पता। अब आप लोगों को क्या देखना है, ये जो सनस्पॉट है ये कोई गड्ढे नहीं है। तुम इन्हें गड्ढा जैसा क्यों मान रहे हो? पृथ्वी पे घूसा मारते हैं तो गड्ढा बन जाता है? नहीं प्रभु, ये कोई गड्ढा नहीं है, ये हमें सिर्फ पृथ्वी से काला हिस्सा दिख रहा है। जब हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, तो हमें ये काला हिस्सा ऐसा दिख रहा है। वो कोई गड्ढा नहीं है जिसके अंदर तुम घुस जाओगे, कोई गड्ढा नहीं बना। तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, तवे पे जब तुम पानी छिड़कते हो तो जो कुछ हिस्से होते हैं जो ठंडे हो जाते हैं, वो सनस्पॉट है, वो तवा स्पॉट है। अभी मुझे यहाँ पे एक पिंपल हो जाएगा, काला निशान पड़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं गड्ढा हो गया मेरे गाल में, नहीं, और मैं दिखाई काले रंग का दिख रहा है, इसलिए हम उसको सनस्पॉट बोल रहे हैं। वो ऐसे घुस जाओगे अंदर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे काला धब्बा पड़ेगा तो पेन अंदर घुस जाएगा। वो धब्बा है ही नहीं, वो धब्बा नहीं है। वो जो हमारा सन है वो पूरा गैस का रहता है और चमकता रहता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र बन गए हैं, ये कुछ ऐसे क्षेत्र बन गए हैं, यहां ज्यादा चमक नहीं है, यहां पे चमक कम हो गई है, बस स्पॉट नहीं बना, यहां पे चमक कम हो गई है। इतना समझ रहे हो? बस यहां पे चमक कम हो गई है, बस। जैसे कोई बहुत चमकीली चीज है, उसके बीच में कहीं पे थोड़ी सी चमक कम हो गई, तो हम दूर से उसको देख रहे हैं तो हमें काली दिख रही है, वहां की चमक कम है, बस।
और वहां की चमक कम क्यों है? क्योंकि वो इलाका थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ठीक है, ये अपने आप खत्म होते हैं, फिर अपने आप नए बनते हैं। ये अपने आप खत्म होते रहते हैं, अपने आप नए बनते रहते हैं। चलो, जस्ट डोंट वरी, मुझे मजा आता है। आप लोग जब ऐसे डिबेट करते हो ना मेरे साथ, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि इससे पहले का जो बैच था ना, वो ऐसे बैठ के सुनता था। मैं पागल हो गई थी उस बैच में। उसके पहले के जो सारे बैचेस आए ना, वो आप लोगों जैसे थे। एक जो रिसेंट अभी गया है 10:30 बजे, वो सबसे अजीब बैच था। उसके पहले के जैसे थे वो सब आपके जैसे थे। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों जैसे लोग होते हैं। यस, बायलिंगुअल वाला, भगवान भगवान, ये क्यूरियोसिटी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप पूछने की कोशिश तो कर रहे हो, आप समझ रहे हो तभी तो पूछ रहे हो। आई लव दैट क्यूरियोसिटी विकास। अरे भैया सीरियस रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तुम वो सोच रहे हो फिर पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात है। हाँ, नॉर्मल छोटे मोटे दूरबीन से नहीं दिखेगा तान्या, बिल्कुल आप लैब वैब में जाओगे तब दिखेगा। ब्यूटी ठंडा क्यों हुआ, मेरी बात सुनो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें तवे वाला एग्जांपल दिया। रुको, अब मैं तवे की एक फोटो लेके आती। नहीं, वैसे मेरे घर वाले बहुत परेशान है। अक्षांश देशांतर रेखाओं में चाकू ले आती हूँ, एप्पल ले आती हूँ, डबल साइडेड टेप तो पूरा खत्म ही हो गया है, अभी आईलाइनर से एप्पल पे अक्षांश देशांतर बनाएंगे। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये तवा जो है ना, ये जो फ्राइंग पैन है, ये बहुत गर्म था, इसके ऊपर अभी पराठे बने थे। जहां जहां ये पानी की बूंदें पड़ी हैं, क्या यहाँ का टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जबकि यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली है, जबकि 10-15 सेकेंड के लिए, जबकि 10-15 सेकेंड के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हुई होगी, है ना? जैसे ही पानी डाला था, उस सेकेंड तो हाथ जल रहा होगा ना। जैसे ही पानी डाला था उस समय तो ऐसी भाप निकली होगी। भाप निकलने के बाद ठंडा, धुआं निकलने के बाद ठंडा, दोबारा से गैस पे रखोगे फिर गर्म हो जाएगा। तो हमारे सन में से, ये इसको देखो, इस फोटो को देखो, नीचे आपको समझा तो रहे हैं कितनी एनर्जी निकली, दिखी तुम्हें? ये सनस्पॉट दिख रहा है, देखो यहाँ से कैसी एनर्जी निकली थी। ये सनस्पॉट देख रहे हो, देखो यहाँ से कैसी एनर्जी निकली। निकलने के बाद वो इलाका कुछ थोड़ी देर के लिए ठंडा हो गया। ये देखो, ये इस गड्ढे से ये निकली। सही बात है? सुनो मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। अब जो जो लाइन है मैं तुम्हें कीवर्ड्स बता रही हूं, उतनी चीजें याद रखना। अरे बहन, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से तो बहुत अच्छा दिख जाएगा भावना। अपने उत्तराखंड में जो बन रही है ना लेबोरेटरी, वहां से भी दिख जाएगा। राजा राम जी, एक एक सनस्पॉट का साइज हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा होता है। एक सनस्पॉट का साइज लगभग हमारी पृथ्वी से भी बड़ा होता है। जितनी बड़ी हमारी पूरी पृथ्वी है ना, उतना बड़ा तो एक सनस्पॉट होता है। हाँ हाँ यार, लद्दाख में, लद्दाख लगभग, जैसे हमारी पृथ्वी की रेडियस है ना 6371 किलोमीटर, हमारी पृथ्वी की रेडियस है 6371 किलोमीटर। तो ये जो सनस्पॉट है ना, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, लगभग हमारी पृथ्वी की शेप के, मतलब पृथ्वी के आकार के। कुछ और बड़े होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं। भैया इनका कोई साइज फिक्स नहीं हो सकता। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं सन के बारे में। अब सब लोग अपने मन की क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा आराम देंगे,
क्योंकि अपन सब साइंटिस्ट है नहीं और तुम्हें बनना भी नहीं है, मैं तो फिर भी एडुकेटर हूं, मैं रिसर्च करती रहूंगी। अब सुनो, सूर्य एक तारा है, सूर्य घूर्णन करता है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। इसके घूर्णन की गति कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पे इसको लगभग 24 दिन लगते हैं, ध्रुवों के पास इसको लगभग 35 दिन लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या हो जाता है, सूर्य की चुंबकीय शक्ति बहुत मजबूत है। जहां चुंबकीय क्षेत्र, नोट्स बना रहे हो, मैंने जितना शॉर्ट में लिखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लाइन पूरी कर लेना। जैसे मैंने लिखा ना घूर्णन, तो तुम पूरा लिख लेना कि सूर्य घूर्णन करता है। उसके बाद वो लाइन जैसे तुम्हें समझ में आए ऐसे पूरा लिख लेना। जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होते हैं, उन क्षेत्रों में सौर कलंक दिखाई पड़ते हैं। ये काले धब्बे होते हैं। अभी बना लो शैलजा, उधर के उधर बना लेना, इधर के इधर बना लो। इतना काम कम करो। अपन लोग स्कूल में थोड़ी ना है ना, जो फेयर कॉपी बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, नहीं। जल्दी जल्दी लिखते चलो, तुम्हारी कॉपी तुम्ही को देखनी है रिवीजन के लिए। अपना काम दिमाग में बिठाना है, नोट्स अच्छे वाले बनाना नहीं। ये हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आज से जब हमारा पेपर होगा तो रिवाइज कर लोगे। ये काले धब्बे होते हैं। ये काले दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान, बिल्कुल संदीप, यूपीएससी में मेंस में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग, कि उनके पास यही थोड़ी ना पूछने के लिए। अभी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी बाकी है। तुम्हें ये कम लग रहा है, तुम किसी और ज्योग्राफी टीचर की क्लास में जाके देखो, एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती। पहला चैप्टर होता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। वो लोग कहते हैं तुम्हारे साइंस वाले टीचर पढ़ाएंगे, और साइंस वाले टीचर कहते हैं ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाएंगे। ये काले दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान अन्य सतह से कम होता है। सुनीला, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की पीडीएफ निकालती हो तो एस्ट्रोनॉमी वाले हिस्से की मत निकालना। जहां से मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाना शुरू करूंगी ना, अगर आप प्रिंट निकलवाओगी तो वहां से निकलवाना। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी वाला सेक्शन है, इसकी पीडीएफ हर 1.5-2 महीने में मैं अपडेट करती हूँ। और दूसरा कारण ये है, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है ऐसी है, तुम्हारे कितने पैसे लग जाएंगे, है ना, और समझ में नहीं आएगा वो अलग। एस्ट्रोनॉमी की अधिकांश पीडीएफ पीछे से ऐसी होती है, जैसे चित्र वित्र होते हैं पीछे, वो प्रिंट निकल नहीं पाता ठीक से। चलिए,
तो डीप में सारी चीजें स्लाइड में लिखी हैं, डीप में सारी चीजें लिखी हैं, और शॉर्ट में अपन ने कागज में लिख ली। चलो, अब क्या होता है ना मेरे दोस्तों, आगे की चीज, सबका लिखना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े अपन। मुझे भी एक चीज याद है, एक चीज लिखवाना तो मैं भूल ही गई। सौर चक्र, सोलार साइकिल, ये 11 वर्षों की अवधि का, सौर तूफान आ रहा है अभी, सत्यदेव रुक जाओ, चक्र होता है जहां सौर अधिकतम, ये बता रही हूं अभी, हाँ डरना नहीं, लिख लो पहले, जहां सौर अधिकतम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलार मैक्सिमम, अंग्रेज मेरी क्लास के अंग्रेज, सौर अधिकतम मतलब सोलार मैक्सिमम, जहां सौर अधिकतम और साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, बाद में समझ में नहीं आएगी, और सौर न्यूनतम की स्थिति होती है। अब आगे की चीज को समझ लेना। लो, कल संडे है, करंट अफेयर्स की स्लाइड बनानी है। सही बात, सही बात। थैंक यू श्वेता। चलो, हम हमारी मैडम से बोलते थे, टेस्ट तो 22 को है आकाश, कि मैडम थोड़ा सा साइड हो जाइए। फिर जब हम क्लास 6 में आए तो हमारी मैडम ने सिखाया, बेटा बोला करो प्लीज मूव अ लिटिल मैम। फिर हम लोग को दिखता भी था ना, तो हम अपनी इंग्लिश, जिसे कहते हैं ना झाड़ने के लिए, बार बार बोलते थे, प्लीज मूव अ लिटिल मैम, प्लीज मूव अ लिटिल मैम, प्लीज मूव अ लिटिल मैम। ऐसा लगता था इतना बोल के हम दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेज बन गए हैं। 4 शब्द जब सीख लिए थे ना इंग्लिश के, क्या बताएं। जी रुकिया जी, वही बता रही हूँ आगे। अच्छा विपिन जी, सो दोस्तों चलो, सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष के चक्र के दौरान वृद्धि और कमी होती है। सन स्पॉट्स के नंबर में 11 ईयर के टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, जिन्हें क्रमशः सौर कलंक के विकास और हास्य का चरण कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि सौर चक्र क्या है, इसकी पीरियड नोट्स नहीं है ऑनलाइन। अब्दुल, आप लोगों को थोड़ा आराम देना, मोबाइल या लैपटॉप में स्लाइड डाउनलोड करके पढ़ लेना, और जिंदगी में एक बार और रिवीजन की मदद महसूस हो तो एक बार और, जब मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगी ना अगले बच्चों को, नए बच्चों को, तो उनके साथ बैठ जाना, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो। चलो, सो मैं क्या बोल रही थी, सोलार साइकिल क्या होता है दोस्तों? सोलार साइकिल यानी कि सौर चक्र 11 वर्ष की अवधि का चक्र होता है, जिसमें सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि और कमी होती है। ठीक है, चलिए
वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत 2008 से मानी जाती है, जो अपने सौर न्यूनतम चरण में है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। जैसे ये देखो, ये 2000 की है, 19 जुलाई सन 2000 की तस्वीर है ये सूर्य की। देखो कितने सारे सन स्पॉट से कितनी सारी एनर्जी निकल रही है ना। और 2009 में देखो सूर्य कितना शांत है ना। सौर न्यूनतम के दौरान अलग अलग टाइम में श्वेता, एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत कम होंगे। जब सौर न्यूनतम की हम बात करते हैं तो उस समय इसको जब आप टेलीस्कोप से देखोगे ना, ये एनर्जी निकल जाएगी, उसके बाद ये काले धब्बे दिखेंगे। जैसे ही एनर्जी निकल जाएगी ना, एक दो दिन बाद काले धब्बे दिखेंगे। जब एनर्जी निकल रही होगी तब भी दिखेंगे, बट अलग तरीके के टेलीस्कोप से। आप देख सकते हो 2020 की खबर है, इस समय जो मैं आपको बता रही हूँ वो 2020 की खबर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आज तक की न्यूज है, और भी न्यूज़पेपर की न्यूज है, ये इंग्लिश वाली दूसरे की है। नासा ने कहा सूर्य का 25वां साइकिल शुरू हो चुका है। इस समय जो चल रहा है आज 2023 में, जब मैं और तुम बैठे हुए हैं 18 फरवरी को, ये सूर्य का 25वां चक्र चल रहा है। The sun at the moment is in middle of a solar cycle and activity during a cycle transition relatively from being calm to active and stormy. इस समय हम एक सौर चक्र के बीच में हैं। अभी एक समय आएगा जब बहुत ज्यादा सनस्पॉट दिखेंगे। According to the NASA, at its peak known as solar maximum, the sun's magnetic poles flip. इस लाइन पे ध्यान दीजिए। नासा ने कहा है कि अब जब सोलार मैक्सिमम की स्थिति आएगी, अब जब सोलार मैक्सिमम की स्थिति आएगी तो सूर्य के जो पोल्स हैं ये फ्लिप हो जाएंगे। जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल में चला जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ में, मतलब ध्रुव जो है वो चेंज हो जाएंगे। सूर्य के अंदर का मटेरियल इतनी तेजी से घूम रहा है कि इसके जो पोल्स हैं ये फ्लिप कर रहे हैं। The solar minimum occurred in December 2019, marking the start of solar cycle. दो 2009 से हमारा नया सोलर, नहीं वो नोट नहीं करना। चलिए, तो सौर न्यूनतम और सौर अधिकतम क्या है? सौर न्यूनतम मतलब जब सनस्पॉट की संख्या बहुत कम है, दैट इज सोलार मिनिमम। और जब सनस्पॉट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, दैट इज सोलार मैक्सिमम। जब सनस्पॉट ज्यादा होते हैं तो सोलार फ्लेयर भी ज्यादा होती है, क्योंकि सनस्पॉट्स में ही तो फ्लेयर निकल रही है। वही होगा रिया जो अभी हो रहा है। कल की स्ट्रेटेजी क्लास में नहीं देखा था, मैंने बोला था पूरी दुनिया में यूट्यूब वाले पागल बना रहे हैं कि सूर्य का टुकड़ा टूट रहा है, द ह्यूज पार्ट ऑफ सन इज ब्रेकिंग ऑफ, नथिंग इज ब्रेकिंग ऑफ। आ रहे हैं, उस टॉपिक पे भी आ रहे हैं, यहीं से वो टॉपिक समझ में आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जब सनस्पॉट की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उन्हीं सनस्पॉट्स में से तो ये एनर्जी निकल रही है। तो सोलार मैक्सिमम मतलब जब सनस्पॉट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य के अंदर की जो चीजें है ना पूरी घूम रही है। इस समय आप क्या देख रहे हो, इस समय आप लोग देख रहे हो कि ये जो हमारा सूर्य है ना, इस सूर्य में आप क्या देख रहे हो, इस सूर्य में आपको जब बहुत ज्यादा सौर कलंक दिखाई देते हैं, उसी समय पर सोलार फ्लेयर, जिन्हें हम सौर पवनें कहते हैं, वो भी बहुत सारी होती हैं। सौर पवनें क्या होती हैं बता रही हूं, अभी रुक जाओ। देखो, इतनी देर से मैं आपके सामने 4-5 बार एक शब्द बोल चुकी हूं जिसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। दोस्तों, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं कैसे निर्धारित होती हैं? मतलब द्रव मतलब लिक्विड, ठोस मतलब सॉलिड। कोई भी चीज सॉलिड है ये कैसे पता चलता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो बहुत पास पास होते हैं सॉलिड चीज के, इसीलिए उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये रिमोट है, ये सॉलिड है, मैं इसको दबा नहीं पा रही बिकॉज ये सॉलिड है, इसके सारे अणु बहुत पास पास हैं, और ज्यादा कंप्रेस करूंगी वो टूट जाएगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड के जो अणु हैं उनके बीच थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है। से पानी है, अभी ये इस तरीके से बॉटल में है, अगर मैं चाहूं कि इसको ग्लास में कन्वर्ट कर लूं या फिर इस ढक्कन में डाल लूं तो वो उसका शेप ले लेगा। पानी का अपना आकार नहीं होता, जहां डालते हैं वो उसके आकार में आ जाता है। वाई? क्योंकि उसके अणुओं के बीच थोड़ा सा गैप है, तो वो अपना साइज चेंज कर सकता है, मतलब अपना आकार, शेप चेंज कर सकता है। गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसी से तो हम किसी भी पदार्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब दोस्तों, गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए जो गैस है उसे कंप्रेस किया जा सकता है, उसे कंप्रेस किया जा सकता है एक लेवल तक। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसे कंप्रेस कर करके इतना कंप्रेस करते हैं कि वो पानी जैसे लिक्विड बन जाती है, और तब जाके हमारे सिलेंडर्स में भरी जाती है। हमारे जब सिलेंडर खाली होने लगते हैं, उनको हिला के देखते हैं तो ऐसी आवाज आती है ना जैसे अंदर थोड़ा सा पानी जैसा कुछ हो। हाँ जी, वो गैस है जिसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करके टेक्नोलॉजी से भरा गया है। और जब हम गैस को ऐसे ऑन करते हैं बर्नर को, तो उसमें से गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंप्रेस करके भरी है, इसलिए वो पानी जैसी होगी। अगर हमें किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव बनाना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसके जो अणु हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा। और किसी भी पदार्थ के अणु दूर तब होते हैं जब हम उस पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं। आप तापमान बढ़ाते जाइए, उस पदार्थ के अणु दूर होते जाएंगे। जब भी किसी पदार्थ में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसको गर्म करोगे, उसके जो अणु है वो दूर होते जाएंगे। सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा। लोहे को गर्म करते हैं, लोहा पिघलने लगता है, लिक्विड फॉर्म ले लेता है, और ज्यादा पिघलाते रहोगे उड़ जाएगा। और अगर इसी का उल्टा कर दो, अगर तापमान कम करते रहोगे तो, अगर तापमान कम करते रहोगे तो जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगी, जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगी उसको ठंडा करने से, और जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा, जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा। एक काम और भी होता है, आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, जो कि एलपीजी गैस में होता है। गैस है, उसके टेम्परेचर में हमने कोई अंतर नहीं लाया, उस पर प्रेशर, जिसे कहते हैं दाब, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसके अणुओं को पास पास ला रहे हैं। तो जो गैस है वो क्या बन जाएगी? वो लिक्विड बन जाएगी। और अगर और पास लाओगे तो वो लिक्विड गैस ठोस बन जाता है। इस तरीके से पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जितना ज्यादा तापमान होगा, तापमान ज्यादा होगा तो ठोस द्रव बन जाएगा, द्रव गैस बन जाएगा। कैसे? तापमान बढ़ाने से। दोस्तों, सूर्य में जो तापमान है वो थोड़ा बहुत नहीं, 10,000 डिग्री केल्विन, 10 लाख डिग्री केल्विन, इतना ज्यादा होता है। मेरी और आपकी तो कल्पना से भी बाहर है। तो वहां पर जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो अणु दूर दूर हो जाते हैं, हम कहते हैं गैस है। वहां पर तापमान इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो सारे के सारे अणु है ना, जो मैटर है वहां पे, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सन के अंदर जो चीजें हैं, वो जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। अपनी क्लास में कोई लड़की ने अभी कहा था कि प्लाज्मा थक्के जैसा होता है। नहीं बेटा, वो प्लेटलेट होता है जो थक्के जैसा होता है मनुष्य के शरीर में।
वो जो तुमने अंग्रेजी शब्द समझा था ना, वो प्लेटलेट था, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब तापमान बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कीर्ति वही रिपीट कर रही हूं, जब आप किसी सॉलिड चीज का, यस सपना, जब आप किसी सॉलिड चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो सॉलिड लिक्विड बनता है। लिक्विड को और ज्यादा गर्म करोगे, गैस बनेगा। लेकिन जैसे सूर्य है, वहां पे तो भैया बहुत ही गजब वाली गर्मी है, तो गैस क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, उस पर जो, उसमें जो पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब एक और चीज हमने देखा कि सन स्पॉट्स में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, और ये जो निकल रही है ये वापस से सूर्य के अंदर चली जाती है। क्यों अंदर चली जाती है? सूर्य का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है कि उसके पास जो भी चीज आई है उसको खींच लेगा, ये बाहर जा नहीं पाती, बाजू के बाजू में दूसरी जगह से अंदर घुस जाती है। कभी कभी ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि ये बहुत ऊपर तक उठती है। ऐसे बहुत ऊपर तक। कभी कभी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि बहुत ऊपर उठने के बाद वापस आती नहीं। जैसे ये वाली इतना ऊपर उठ गई कि वापस सूर्य में नहीं आने वाली, बल्कि बल्कि दूर जाएगी। जैसे इसको देखो, वापस नहीं आ रही है, वापस नहीं आ रही। कहाँ जाएगी बहन अब तू? जाऊंगी मैं सोलार सिस्टम में, जाऊंगी मैं सोलार सिस्टम में, अर्थ के पास जाऊंगी, मार्स के पास जाऊंगी, सबके पास जाऊंगी मैं। यहां देखो, ये देख रहे हो, येलो कलर का एरो देख रहे हो? अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। लोग मिलियंस में व्यूज कमा रहे हैं इस चीज को दिखा के। कुछ नहीं है, ये सोलार फ्लेयर है, कुछ नहीं है, ये एनर्जी निकल रही है। तो ऐसे ही आप देखते हो। नहीं श्वेता, नहीं, गलत समझ रही हो श्वेता, तुम गलत समझ रही हो। ये जो इस तरीके से पृथ्वी पे आ रही है उसे सोलार फ्लेयर कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सोलार फ्लेयर, या सोलार फ्लेयर इज एनर्जी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, एनर्जी भी है। तो जब ये सूर्य के अंदर वापस नहीं गई, बाहर आ गई, तो हमने इसे क्या नाम दिया? तब हमने इसे नाम दिया, तब हमने इसे नाम दिया कि ये सोलार फ्लेयर है। जैसे ये देखो, ये हमारी अर्थ के पास जा रही है। रिया लक्ष्मी रुको, अभी और डीप में जाना है। अब क्या होता है ना, जैसे अभी किसने? श्वेता ने बोला, श्वेता ने बोला, हाँ रूबी बता रही हूँ कि मैडम हमको जो रोज रोज धूप मिलती है, जैसे अभी अपन छत पे खड़े हो जाएंगे, हमें जो धूप मिल रही है वो सोलार फ्लेयर नहीं है, वो तो सूर्य की नॉर्मल एनर्जी है। वो तो सूर्य इतना तपता है, इतना गर्म है, उसके न्यूक्लियर फ्यूजन से चारों तरफ ऐसे एनर्जी रिलीज होती है, वो है नॉर्मल वाली। ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक, वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उतनी एनर्जी तो निकलनी है सूर्य से। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, जब वो सूर्य जैसे ट्विस्ट होने लगा, उसकी अलग अलग स्पीड हो गई रोटेशन की, तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारे पास क्या पहुंचती है? उससे हमारे पास पहुंचती है दोस्तों सोलार फ्लेयर, जिन्हें हम कहते हैं सौर पवने। अगर ये सौर पवने बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे पास आ जाएं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? तब हम, अगर ये जो सोलार फ्लेयर है ये सौर पवने हैं, यस शिखा, ये जो सौर पवने हैं, अगर ये अंग्रेजी में सोलार फ्लेयर बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा सारी सोलार फ्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे पास आने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं सौर तूफान आ गया, सोलार स्टॉर्म आ गया, जो कि एक बार आ चुका है।
एक बार पृथ्वी पे सोलर स्टॉर्म आया था मार्च 1989 में। उस समय ये जो सौर पवनें हैं ये इतनी ज्यादा तेज थी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारे जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। जितने भी देश पोल्स के पास है, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो जितने भी देश यहाँ है ना ऊपर, उत्तरी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास तो कोई देश ही नहीं है, यहाँ पे है ना अपने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबकी लाइट चली गई थी, इंटरनेट बंद हो गया था, टेलीविजन पे टीवी चल नहीं पा रही थी, जिसको हम पुराने जमाने में एक शब्द आता है डिस्क गोल हो गई, घर में बोलते हैं मम्मी डिस्क चली गई, ऐसी चीजें। थैंक यू मुस्कान। हाँ जैसे जादू हुआ था तब हुआ था ना भावना, वैसे ही। तो ऐसा एक बार मार्च 1989 में हो चुका है। हमारे देश में नहीं हुआ था क्योंकि हमारा देश कर्क रेखा के पास है, जो ध्रुव के पास देश है ना, कनाडा, अमेरिका, यूके, थोड़ा रशिया के ऊपर वाला हिस्सा, उधर उधर पे हुआ था। ऐसा सोलार स्टॉर्म आपने पढ़ा होगा है ना, पिछले साल भी एक अफवाह उड़ी थी, अफवाह नहीं थी सच्ची बात थी, आने वाला था, पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इन्होंने हमें बचा लिया। तो मैडम जैसा 1989 में आया था, क्या वैसा रोज नहीं, मतलब हमेशा नहीं आ सकता, महीने में एक दो बार आता है, पर वो बहुत भयंकर सौर तूफान नहीं होता, सौर पवनें आती हैं, बहुत भयंकर सौर तूफान होता है। तो हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उनसे लड़ने का काम करती है, जब हार जाती है तो हमारी लाइट चली जाएगी, नेटवर्क चला जाएगा, हमारा नहीं, जो पोल्स के पास वाले देश है उनका। तो मैडम इनसे पृथ्वी कैसे लड़ती है, हमें कैसे बचाती है, ये कब बताओगी आप? ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं तुम्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा चुकी हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें ये बता पाऊंगी ना, मतलब आगे कम से कम मान के चलो 10-11 क्लासेस के बाद, जब मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि हमारी पृथ्वी पे चुंबकीय तत्व कैसे बने, कैसे हमारी पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारी पृथ्वी सौर पवनों से कैसे लड़ती है। आज की क्लास में मैंने अभी तुम्हें यह बताया है कि सनस्पॉट क्या होते हैं और सोलार फ्लेयर क्या होती हैं, और जब ये सोलार फ्लेयर बहुत तेजी से आती हैं तो उन्हें सोलार स्टॉर्म कहते हैं। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज होती है जिसे कहते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन, अब ये क्या होता है? हम लोगों ने कल एक चीज सुनी थी ना, डकार। तो जैसे ब्लैक स्पॉट जब बहुत सारा खाना खा लेता है तो वो डकार लेता है, जिसे क्वासर कहते हैं। सूर्य का जब पेट गड़बड़ा जाता है तो वो डकार लेता है, जिसे सोलार फ्लेयर कहते हैं, है ना। मतलब नॉर्मल तो खाना खाते ही हैं, सूर्य ने ज्यादा खाना खा लिया तो डकार ले रहा है, गैस निकल रही है मुंह से, दैट इज ओ सोलार फ्लेयर। मैं अपने तुम्हारे दिमाग में क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ। कभी कभी बहुत ही खाना खा लेते हो तो उल्टी भी हो जाती है, मतलब सही बात है, कभी कभी बहुत ही खाना खा लेते हो उल्टी हो जाती है, वो कोरोनल मास इजेक्शन है। सूर्य ने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया तो डकार मारी, दैट इज सोलार फ्लेयर। जो बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया उल्टी हो गई भैया, मतलब अंदर का दाल चावल निकल गया बाहर, कोरोनल मास इजेक्शन। सुनो, समझा रही हूँ, समझा रही हूँ, समझा रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो बेटा, हमारा जो सूर्य है ये एक्सट्रीमली एक्टिव बॉडी है, अत्यंत सक्रिय निकाय है, जहां पर हर रोज कई हिंसक और विनाशकारी घटनाएं होती रहती हैं, और इन घटनाओं के जरिए गैस बाहर निकलती है जिसे हम सोलार फ्लेयर कहते हैं। लेकिन कभी कभी इस गैस के साथ प्लाज्मा भी बाहर निकलने लगता है, सूर्य का एक पदार्थ बाहर निकलने लगता है। तो जब सूर्य में से गैसों के साथ प्लाज्मा स्ट्रक्चर भी बाहर निकलने लगता है, तब इस तरीके के विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जब सूर्य में से गैस के साथ प्लाज्मा भी निकलने लगता है तो उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जब सूर्य में से गैस के साथ प्लाज्मा भी निकलने लगता है तो उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन हमारे सोलार सिस्टम में होने वाले
सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। कल तो तुम बोल रही थी कि क्वासर शक्तिशाली है। क्वासर किसी भी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट है ना, मतलब पूरी गैलेक्सी में। कोरोनल मास इजेक्शन के आगे क्वासर की एनर्जी बहुत बड़ी है। हम सिर्फ अपने परिवार की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ अपने परिवार, अपने सोलार सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे सोलार सिस्टम में इससे बड़ा कुछ नहीं है। जैसे हमारे सोलार सिस्टम में हमारा हेड सन है, जैसे हमारी फैमिली में हमारे हेड पापा हैं, किसी की कभी कभी हमारी फैमिली में हमारे हेड दादू हैं, सबकी फैमिली में अलग अलग है ना। तो उनकी कोई बात बहुत बड़ी है। फिर आप कहोगे अरे हमारे पूरे राज्य में तो सबसे बड़ी बात सीएम की होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है, वहां पे अलग ही होती है। तो चीफ मिनिस्टर अलग लेवल पे, लेकिन घर में तो पप्पा है, ऐसा होता है। तो हमारे सन में से ये जो इतना शक्तिशाली विस्फोट हो रहा है, ये है कोरोनल मास इजेक्शन। ये लाइन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई कि कंफ्यूज मत होना। अभी तक सूरज डकार ले रहा था, अभी उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई। तो जब गैस के साथ प्लाज्मा भी बाहर निकलता है, आप लोग इतना तो समझते हो ना कि मेंस में क्या लिखना है और क्या नहीं। बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए बताई जाती है। ये तो पता लगे मेंस में बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, हेलो सर, आई लर्न ज्योग्राफी, आई एक्सप्लेन यू कोरोनल मास इजेक्शन, व्हेन सन इज डकारिंग दैट इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर, व्हेन सन इज वोमिटिंग दैट इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। बोलेगा तुम्हें बेटा ज्योग्राफी किसने पढ़ाई? अपूर्वा मैम टॉट मी ज्योग्राफी। फिर पता हो घूमते घूमते अनअकैडमी में आएगा, बोलेगा कौन है अपूर्वा मैडम? नॉट बर्पिंग अनुतोष, हम लोग डकारिंग ही बोलते, हम लोग बर्पिंग नहीं बोलते। चलो, सो प्लीज एग्जाम में वही चीजें लिखना जो मैंने स्लाइड्स में लिखी है, ठीक है? ऐसा मत, ये तुम्हारे और मेरे के बीच की बात है, तुम्हारे दिमाग में क्लियर करने के लिए। चलो, सो कोरोनल मास इजेक्शन सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। इसे हिंदी में कोरोनल द्रव्य उत्क्षेपण भी कहते हैं। ये समय समय पर सूर्य से विशाल मात्रा में उत्सर्जित होने वाली विशाल प्लाज्मा संरचनाएं होती हैं। सूर्य पर नहीं, बाहर तो जाती है स्पेशल क्लास यूट्यूब। सूर्य पर विस्फोट के साथ होने वाली इन घटनाओं में अरबों टन का, करोड़ों मील प्रति घंटा से अंतरिक्ष में जो प्लाज्मा है वह उत्सर्जित होता है। इससे बहुत से खगोलीय पिंड प्रभावित होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन में भी, थैंक यू सपना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है श्वेता। कभी भी इंसान का पेट खराब हो जाता है, उसको कभी भी उल्टी हो जाती है। कोरोनल मास इजेक्शन का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम कब होगा। तो आप देख सकते हैं कि सन की मैग्नेटिक फील्ड कोरोनल मास इजेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप देखते हैं कि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, ये सूर्य पर कहीं भी हो सकता है। सन स्पॉट कहां होते हैं? जल्दी मुझे क्लास में जितने लोग हैं वो बताएंगे सन स्पॉट सन की कौन सी लेयर में दिखते हैं। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लिखो, जितने लोग हैं मुझे सब लिख के बताओ। सन स्पॉट किधर दिखते हैं, कौन सी लेयर पे दिखते हैं सन स्पॉट? सब लोग लिख के दिखाएंगे। जो क्लास में अभी अभी आए हैं वो बोल दो पता नहीं मैडम अब भी आए हैं। मैं जो अभी 5-6 बच्चे नए आए हैं उन्हें क्लास का इंट्रो दे दूंगी, रुक जाओ। बाकी बाकी ऊपर वालों का टीप दो, नहीं पता हो तो। ऐसा थोड़ी होता मयंक फोटो, कौन की फोटो? एक फोटो तो फिर उधर थी, फोटो ला इंडियन ज्योग्राफी में, वो आलिया लाई थी, रणवीर बोल रहा था फोटो ला। ये थोड़ी होता, फोटो नहीं पूरा लिखो।
चलिए, तो दोस्तों जो सन स्पॉट होते हैं, जो सन स्पॉट होते हैं वो हमेशा हमें सूर्य की प्रकाश मंडल में दिखाई देते हैं, फोटोस्फीयर में दिखाई देते हैं। लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन कहीं भी हो सकता है, सुन रहे हो, कोरोनल मास इजेक्शन कहीं भी हो सकता है, पर सामान्यतः ये सूर्य की दृश्यमान सतह फोटोस्फीयर के केंद्र के पास उत्पन्न होता है, तब हम इसे आसानी से देख पाते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन किसी भी लेयर में हो सकता है, और इसे हम तब आसानी से देख पाते हैं जब ये फोटोस्फीयर में होता है। कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी से हम अपने स्पेस वेदर, अंतरिक्ष मौसम को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, कोरोनल मास इजेक्शन के अंतर्निहित कारणों को अभी भी बेहतर तरीके से समझा नहीं जा सका है। अभी ये जो मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ ना, ये चीज ठीक से समझ में नहीं आई, वो चीज ठीक से समझ में नहीं आई, इसीलिए हम लोग क्या भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या भेज रहे हैं, आदित्य L1। जब एक मजबूत कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के करीब होता है, तो ये पृथ्वी के आसपास मौजूद उपग्रहों में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाता है। मतलब हमारी पृथ्वी के आसपास जितने भी सैटेलाइट हैं, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे हैं, उनको खराब कर देता है। हमारी पृथ्वी के कम्युनिकेशन को, रेडियो संचार नेटवर्क को खराब कर देता है, और एक जियो मैग्नेटिक तूफान भी पृथ्वी पर आ सकता है। ये चीज अभी तुम ना पढ़ो, ये जस्ट एक करंट अफेयर था, वो स्लाइड मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो, जल्दी पढ़ो। अरे पोल दूंगी संध्या जी मैं। पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती हैं, ये अपन आई थिंक मंडे ट्यूसडे की क्लासेस में देख लेंगे बेटा। ये बी और सी वालों का मैं क्या करूं, है मतलब बी सी डी जिसने दबाया है, तालिबान भेज दें, बताओ मतलब फिर सर के बल खड़े हो जाओ। पिछले 2 घंटे से तुम्हें मैं बता रही हूं सन स्पॉट्स के बारे में। दे आर कूलर देन द एरिया अराउंड देम। वो अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं, सही बात है, उनके आसपास के तेल की क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं। कितनी बार पढ़ा भी हमने, ये केवल पूर्णिमा को देखे जा सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया ऐसा कुछ है क्या कि ये केवल पूर्णिमा, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा किसने पढ़ा दिया तुम्हें, अंग्रेजी में पढ़ लेते, हिंदी में नहीं बनता। तो समय समय पे चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली संरचनाएं हैं। चंद्रमा से, चंद्रमा में प्लाज्मा है, मून। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। सेकंड बिल्कुल सही है कि ये सौर मंडल में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट है, पावरफुल एक्सप्लोजन है। जब एक मजबूत कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के पास होता है, तो आसपास जो कम्युनिकेशन नेटवर्क या सैटेलाइट है वो खराब हो जाती है, बिल्कुल सही। चलो अब जल्दी से एक चीज पढ़ोगे, उसके बाद फिर छुट्टी कर दूंगी। दोस्तों आज से एक आध हफ्ते पहले एक खबर आ रही थी, डिड द सन ब्रेक ऑफ, नो, बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग आउट देयर। खबर आ रही है कि क्या सूर्य टूट चुका है या टूट रहा है। इसका उत्तर है नहीं, और ये देख लो, नहीं मैं नहीं, इंडिया टुडे वाले बोल रहे हैं। बट कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है इसे हम जानते हैं। These reports are false and do not make any sense. Nothing has broken off the surface of the sun. ये रिपोर्ट झूठी है और कुछ भी नहीं टूट रहा है। फिर वास्तव में हुआ क्या है?
दोस्तों वास्तव में हमारे सूर्य के ऊपर एक ध्रुवीय भंवर बन गया और सूर्य से एक फिलामेंट टूटा है, सूर्य का टुकड़ा नहीं बल्कि सूर्य से एक फिलामेंट टूटा है। अब मैडम हमें ये नहीं आता कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि सूर्य के ऊपर एक पोलर वर्टेक्स जैसी संरचना बन गई थी, ध्रुवीय भंवर जैसी संरचना बन गई थी, जिससे अभी ये नहीं मालूम कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है। वो थोड़ा सा सब्र रखेगा, आज से कम 17 क्लासेस बाद जिस दिन मैं तुम्हें जेट स्ट्रीम पढ़ाऊंगी उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि पोलर वर्टेक्स असल में क्या होता है। अभी शॉर्ट में तुम सिर्फ इतना समझोगे कि पोलर वर्टेक्स ऐसे घूमती हुई हवाएं होती हैं ऐसे, और उसको पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घटना पोल्स पे होती है। मतलब कि ये लाइन ये बता रही है कि कुछ ना कुछ हमारे सूर्य के पोल पे हुआ है। हमारा सूर्य गोल है ना, ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे सूर्य के पोल के पास। दो पोल है, नदन पोल के पास, ऊपरी पोल के पास कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। पोलर वर्टेक्स का मतलब होता है, इसको बस ये मैडम का स्टेटमेंट है ये, इसलिए यहाँ पोलर वर्टेक्स लिखा है। जैसे आप लोगों को मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो अपनी भाषा में किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके बता देती हूँ, है ना। वैसे ये मैडम ने सूर्य के ऊपर जो हो रहा है उसको पोलर वर्टेक्स से कंपेयर किया है। वास्तव में पोलर वर्टेक्स क्या होता है ये आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी में, इसी कोर्स में लगभग 17 क्लासेस के बाद, लगभग 17, उससे भी ज्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है, आपको तब पता चलेगा। अभी बस इतना समझो, पोलर वर्टेक्स हमारी पृथ्वी पर भी होता है। ये कुछ नहीं होता, पोल्स के पास जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं राउंड 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 राउंड, तो उनको पोलर वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब हमारे सन के पोल में, हमारे सूर्य के ध्रुव के आसपास भी कुछ तो भी हो रहा है। ये एक प्रकार का ध्रुवीय भंवर था, एक तरीके का पोलर वर्टेक्स था, क्योंकि वहां पर जो मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है सूर्य का, वो उसके उत्तरी अंग मतलब नॉर्थ पोल के पास एक फिलामेंट उससे टूटा है। फिलामेंट कुछ नहीं होता है, फिलामेंट मतलब एनर्जी, फिलामेंट मतलब होता है तंतु। तंतु जैसे तुमने कभी स्वेटर पहनी है ऊन की स्वेटर पहने हो कभी, उसमें से कभी ऐसे रुआं निकलता देखा है? तुम्हारे पजामे में से, स्वेटर में से थोड़ा सा रुआं निकल जाता है, उसको एक फिलामेंट बोलते हैं। एक मिनट रुको, ये टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं था क्योंकि बहुत डीप है, तुम्हारे काम का नहीं है। हमारे जो सारे सुपर क्लस्टर्स है ना, वो फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। तुम्हें रेशे जैसे दिख रहे हैं पीछे, तंतु या रेशे फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं। ये पीछे दिख रहे हैं हल्के हल्के से रेशे, ऐसा कुछ सूर्य से अलग हुआ है और ये बहुत सामान्य बात है। ये तुम्हें बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये जो बैकग्राउंड में लगा है, मेरी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में मैं जो कुछ भी लगाती हूँ, कभी ये मत समझना कि मैडम ने स्लाइड सजाने के लिए लगाया होगा, नहीं। मैं जो कुछ भी अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में लगाती हूँ वो मेरे मैटर से, मेरे टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। तो आप देख सकते हो कि वहां पर भी जो लिखा था उसी से रिलेटेड चीजें पीछे थी। तो आप देख सकते हो कि हमारे सूर्य से एक फिलामेंट दूर हुआ है। ये जो घटना है ये किसने बताई, ये जो बात सारे न्यूज़पेपर्स में आई, ये आई कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट मैडम है। साइंटिस्ट मैडम की फोटो तुम्हें मिल जाएगी कई जगह, यहाँ देख लो, फोटो काम की नहीं है, बहुत सुंदर दिखती है। इन्होंने यहाँ पर पूरी दुनिया को ये बता दिया that material from the northern province just broke away from the main filament and it's now circulating in a massive polar vortex around the north of our star. Implications for understanding the sun's atmosphere dynamic about 55 degree here cannot be overstated. क्या है 55 डिग्री? क्या बोल रही थी मैडम अंग्रेजी में? ये हमारा सूर्य है, पृथ्वी के ग्लोब पे हमने अक्षांश रेखाएं खींची हैं डिग्री के अनुसार। कैसे खींची हैं अभी मैं तुझे पढ़ाऊंगी। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास है। हाँ शैलजा, एक मिनट बस बेटा, टॉपिक पूरा कर लें अपन। यहाँ देखो,
तो जैसे ये 0 डिग्री है, ये करीब 20 डिग्री है, ये 40 है, ऐसे ऊपर भी है। 55 डिग्री करीब यहाँ होता होगा, है ना। सूर्य में हमने ऐसे लाइनें खींची डिग्री से, 55 डिग्री करीब यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। जो कह रहे हैं ना सूर्य टूट गया, सूर्य टूट गया, यहाँ पे सूर्य का एक फिलामेंट अलग हुआ है, और ये बहुत सामान्य घटना है। इस समय हमारा जो सूर्य है इसका 25वां सोलर साइकिल चल रहा है। हमारे सूर्य में से इस समय मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं। वास्तव में प्लाज्मा के लंबे फिलामेंट का एक टुकड़ा था। अभी जो हुआ है इससे आप कोरोनल मास इजेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि प्लाज्मा बाहर नहीं आया। इससे आप सोलार फ्लेयर नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ एनर्जी बाहर नहीं आई। तो फिर आया क्या है? प्लाज्मा का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल रहा है, और वो पूरी तरीके से बाहर निकल गया। वो सूर्य से निकला और कुछ सेकंड के लिए सूर्य के ऊपर घूमता रहा, फिर अंतरिक्ष में गुम हो गया। छोटा सा प्लाज्मा का टुकड़ा जैसा। ये अत्यधिक विद्युत आवेशित गैस है जिसे सतह से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना ने लूप जैसा निर्माण किया, मतलब ऐसे गोल 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 घूमती रही, और इसको देख करके ऐसा लगा जैसे सूर्य टूट रहा है। ठीक है, क्लास अब हम चलिए